स्वागत है। आज हम पदार्थों के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जरा गहराई से समझने वाले हैं। मतलब कोई चीज सॉलिड हो या फ्लूइड, उस पर फोर्स लगे तो वो कैसे रिएक्ट करती है ना। बिल्कुल, हम देखेंगे कि चीजें क्यों खिंचती हैं या क्यों बहती हैं या अपना शेप कैसे बनाए रखती हैं। इसमें कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे सॉलिड्स के लिए स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, और फ्लूइड्स के लिए प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। कोशिश रहेगी कि ये सब आसान भाषा में समझ आए। बढ़िया, तो चलिए सॉलिड से ही शुरू करते हैं। जब हम किसी सॉलिड पर मान लीजिए फोर्स लगाते हैं उसका आकार बदलने के लिए, उसे शायद डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये बाहरी फोर्स है, और इसके जवाब में अगर वो सॉलिड अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आना चाहता है तो वो अंदर से एक फोर्स लगाता है, उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और यही से आती है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। अच्छा, जैसे रबर बैंड को खींचते हैं तो वापस आ जाता है। हाँ। पर मैंने कहीं पढ़ा था कि फिजिक्स में स्टील को रबर से ज्यादा इलास्टिक मानते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये कॉमन कंफ्यूजन है, क्योंकि हम सोचते हैं इलास्टिक मतलब जो ज्यादा खिंच सके, लेकिन फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब है फोर्स हटाने पर कौन अपनी ओरिजिनल शेप में ज्यादा परफेक्टली वापस आता है। और इस मामले में स्टील रबर से कहीं बेहतर है, वो लगभग पूरी तरह वापस आ जाता है। ओह अच्छा, तो ये मतलब है। और जो वापस नहीं आती, जैसे गीली मिट्टी। हाँ, जैसे गीली मिट्टी या मोम, उन्हें प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं। उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। और ये भी जरूरी है कि हर इलास्टिक चीज की एक लिमिट होती है, उसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर फोर्स उससे ज्यादा लगा दिया तो वो चीज अपनी इलास्टिसिटी खो देगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन पर। ये टर्म्स बहुत सुनते हैं। स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस आप समझ लीजिए कि ये बॉडी के अंदर का रेजिस्टेंस है। टेक्निकली ये है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। मतलब बॉडी कितना अंदरूनी फोर्स लगा रही है बाहरी फोर्स के खिलाफ एक यूनिट एरिया पर। इसकी यूनिट पास्कल होती है, और इसके टाइप्स भी हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेस जब खिंचाव हो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जब दबाव हो, और शेयर स्ट्रेस जब फोर्स सतह के पैरेलल लगे। ओके, तो स्ट्रेस अंदर का रिएक्शन है, और स्ट्रेन? स्ट्रेन बताता है कि उस स्ट्रेस की वजह से शेप या साइज में कितना बदलाव आया। ये असल में डायमेंशन में बदलाव और ओरिजिनल डायमेंशन का रेशो है। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे लंबाई कितनी बदली बटे ओरिजिनल लंबाई। क्योंकि ये रेशो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये डायमेंशनलेस है। और इसके भी प्रकार स्ट्रेस जैसे ही हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर स्ट्रेन। और इन दोनों के बीच एक रिश्ता है ना, हुक्स लॉ? बिल्कुल सही, हुक्स लॉ। ये कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्ट्रेस और प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, एक सीधी लाइन में। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने पर एक कांस्टेंट आता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मटेरियल की स्टिफनेस बताता है, कितना मुश्किल है उसे डिफॉर्म करना। इसके भी तीन मुख्य प्रकार हैं, यंग्स मॉड्यूलस लंबाई के लिए, बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम के लिए, और शेयर मॉड्यूलस शेप के लिए। वाह, सॉलिड्स के बारे में काफी कुछ क्लियर हुआ। यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो बह सकती हैं, फ्लूइड्स, मतलब लिक्विड्स और गैसेस। हाँ, फ्लूइड्स। इनमें चीजें थोड़ी अलग होती हैं। यहां हम अक्सर प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एक खास बात यह है कि फ्लूइड में प्रेशर गहराई के साथ बढ़ता है, P इज इक्वल टू एच रो जी वाला फॉर्मूला। इसीलिए गहरे पानी में दबाव ज्यादा महसूस होता है। यहाँ हमारे पैरों में ब्लड प्रेशर सिर से थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, ये तो महसूस किया है। और प्रेशर हर दिशा में बराबर लगता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। फ्लूइड्स की सतह पर भी कुछ होता है, सरफेस टेंशन। पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? बिल्कुल, सरफेस टेंशन ये ऐसा है जैसे फ्लूइड की सतह पर एक खिंची हुई झिल्ली हो। ये सतह पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और क्योंकि स्फीयर यानी गोले का सरफेस एरिया किसी दिए गए वॉल्यूम के लिए सबसे कम होता है, छोटी बूंदें गोल हो जाती हैं सरफेस टेंशन की वजह से। और डिटर्जेंट क्या करता है? वो पानी का सरफेस टेंशन कम कर देता है। इससे पानी कपड़ों में आसानी से फैलता है और मैल निकालता है।
यहीं पर एंगल ऑफ कांटेक्ट भी आता है। एक्यूट एंगल मतलब फ्लूइड सतह को गीला करेगा, जैसे पानी कांच को। ऑब्ट्यूस मतलब नहीं करेगा, जैसे मरकरी कांच पर। अच्छा, डिटर्जेंट का साइंस समझ आया। और फ्लूइड्स का बहना मतलब विस्कोसिटी, शहद और पानी अलग क्यों बहते हैं? वो है विस्कोसिटी। ये फ्लूइड का गाढ़ापन है, या कह लें फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शन, जो बहाव को रोकता है। शहद पानी से ज्यादा विस्कस है, इसलिए धीरे बहता है। एक दिलचस्प बात है इसमें, लिक्विड्स की विस्कोसिटी तापमान बढ़ाने पर घटती है, जैसे गर्म शहद पतला हो जाता है, लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। ये थोड़ा उल्टा है। ये तो वाकई इंटरेस्टिंग है। गैसेस में उल्टा। फ्लूइड्स के बहाव को लेकर कुछ नियम भी हैं शायद, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नूली। हाँ, दो बहुत जरूरी सिद्धांत है फ्लूइड डायनामिक्स में। पहला, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1V1 = A2V2। ये बस ये कहता है कि अगर पाइप या नली पतली होती है तो फ्लूइड को तेज बहना पड़ेगा ताकि फ्लो रेट कांस्टेंट रहे। दूसरा, बर्नौलीज प्रिंसिपल, P + ½ ρV² + ρGH = कांस्टेंट। वाह, ये कमाल का है। ये कहता है कि जहां फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, पर इसी वजह से हवाई जहाज उड़ पाता। पंख का डिजाइन ऐसा होता है कि उसके ऊपर हवा तेजी से गुजरती है नीचे के मुकाबले, तो ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, नीचे ज्यादा रहता है, और ये प्रेशर डिफरेंस जहाज को ऊपर उठाता है, लिफ्ट। स्प्रे पंप भी ऐसी काम करता है, पर ध्यान रखना है कि ये सब स्मूथ फ्लो, जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, उसके लिए ज्यादा सही है। टर्बुलेंट फ्लो में चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। समझ गए। तो आज हमने सॉलिड्स की इलास्टिक प्रॉपर्टीज, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ से लेकर फ्लूइड्स में प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और उनके बहाव के जरूरी नियम जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज प्रिंसिपल, इन सब को समझा। जी हाँ, और ये सारे गुण मिलकर ही तय करते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे फंक्शन करती है। पुल कैसे लोड सहते हैं, पानी पाइप में कैसे बहता है, मौसम कैसे बदलता है, खून हमारे शरीर में कैसे सर्कुलेट करता है, सब में ये प्रिंसिपल्स काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ किताबों के कॉन्सेप्ट्स नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, भविष्य में इंजीनियर्स और वैज्ञानिक कैसे इन प्रॉपर्टीज की समझ को और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए, कैसे खास इलास्टिक मॉड्यूलस वाले नए मटेरियल्स और बर्नौली जैसे सिद्धांतों पर आधारित माइक्रोफ्लूइड चैनल्स को मिलाकर शायद और उन्नत मशीनें या मेडिकल डिवाइस बनाए जा सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार मिलते हैं।